जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2026 के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके का एक और मॉक टेस्ट। सेट नंबर 9 है और इससे पहले मैंने 8 मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं जिसमें मैंने आपको अभ्यास कराया है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, जो इस बार सेक्शनल टाइम रखा गया है तो उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। कहा गया है पल्लव वास्तुकला के संदर्भ में महाबलीपुरम के पंचरथ स्मारकों में से कौन सा रथ सबसे छोटा है और उस पर कोई नक्काशीदार सजावट नहीं है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं, जो रथ मंदिर हैं, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और इनको संरक्षित करने का श्रेय दिया जाता है पल्लव वंश के राजाओं को। तो हमको बताना है सबसे छोटा रथ कौन सा है। तो आपका सही जवाब होगा द्रौपदी रथ। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। इसका निर्माण जो था महाबलीपुरम में जो पल्लव राजा थे जिनका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम, तो नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पंचरथों का निर्माण करवाया गया और इसमें द्रौपदी रथ जो है वो सबसे छोटा है। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, ये जो मंदिर बने हुए हैं ना, जो स्मारक है, ये मामल्ल शैली में बने हुए हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है मामल्ल शैली। तो महाबलीपुरम के रथ स्मारक किस शैली में है, तो मामल्ल शैली में, और ये पल्लव वंश के शासनकाल की देन है, ठीक है, याद रखना। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है। तो पल्लव वंश का संस्थापक है सिंह विष्णु। सिंह विष्णु को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। और पल्लव जो राजवंश है, इसकी राजकीय भाषा क्या थी, तो संस्कृत। ये जरूर याद रखना कि पल्लव राजवंश की जो राजभाषा है वो क्या है, वो संस्कृत है। क्लियर। तो हमसे पूछा गया तो सबसे छोटा रथ वो है आपका ऑप्शन सी द्रौपदी रथ। अगला प्रश्न, चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन थे। तो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि है और ये अपने आप को कालिदास और जो भारवी हैं उनसे तुलना भी करता है। तो आपको बताना पुलकेशिन द्वितीय का जो दरबारी कवि है जिसने ऐहोल इंक्रिप्शन लिखी है, वो किसने लिखी है। तो सही जवाब क्या होगा, ऐहोल इंक्रिप्शन जो है वो किसने लिखी है, ऑप्शन ए रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे और संस्कृत भाषा में इन्होंने ऐहोल प्रशस्ति लिखी थी। तो ये जरूर याद रखना किस भाषा में लिखी गई है। तो जवाब होगा आपका संस्कृत भाषा में ऐहोल अभिलेख लिखा गया है। और इस अभिलेख से एक जानकारी और मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो ये भी आप याद रखना कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ये मतलब प्रमाण या ये इस युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है, तो आप बताएंगे ऐहोल अभिलेख। और ये कहाँ पर है आपका, ऐहोल अभिलेख ये आपका आता है दक्षिण भारत में, ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, किस चोल सम्राट ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की और उसने अपने साम्राज्य का एक प्रांत ये लिखा है मुमंडी चोल मंडलम बनाया था तथा पोलन रूबा को उसकी राजधानी घोषित किया था। तो दोस्तों श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करने वाला चोल राजा कौन था। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी राजराज चोल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। राजराज चोल वो राजा था जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता, ठीक है। और ये याद रखना, आपसे पूछा जाता है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ ना राजेंद्र चोल लिखा गया, तो राजेंद्र चोल ने गंगा के क्षेत्र पे विजय प्राप्त की थी। और गंगई चोलपुरम जो है, गंगई कोंड चोलपुरम एक नगर भी बसाया था इसने, वो आप याद रखना। तो हमसे पूछा गया था श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करने वाला चोल राजा वो था राजराज चोल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कृषि विकास के लिए एक विशेष विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। दीवान ए अमीर कोही जो विभाग था ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था और किसके लिए था, तो कृषि विकास के लिए था। आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल और फसलों के चक्र को सुधारने के लिए दीवान ए अमीर कोही नाम का कृषि विभाग बनाया था, ठीक है, ये आप याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक वही व्यक्ति है जिसके शासनकाल में एक मोरक्को का एक यात्री है जिसका नाम है इबन बतूता। तो इबन बतूता 1333 ईस्वी में भारत आता है और ये किसके टाइम में भारत आया था, तो दिल्ली सल्तनत में शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है, याद रखिएगा। और इबन बतूता ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, रेहला लिखा है, जिसका मतलब होता है सफ़रनामा। अपनी यात्रा का वर्णन इसने किया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर को ही एक विभाग बनाया था कृषि विकास के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्थाओं को भारत में लागू किए गए उनके कुल क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों भारत में भू राजस्व की 3 मुख्य व्यवस्थाएं थीं, रैयतवाड़ी थी, महालवाड़ी थी और स्थायी बंदोबस्त था। तो पहले हम बात करेंगे आपका
कि इनको बताना कि घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा भाग पर कौन सी व्यवस्था फैली हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर थी रैयतबाड़ी। ठीक है, लगभग भारत के 50% क्षेत्र पर रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू थी। उसके बाद आती है महालवाड़ी व्यवस्था, ये आपके लगभग 30% क्षेत्र पर थी। और उसके बाद में आता है और स्थाई बंदोबस्त, और स्थाई बंदोबस्त लगभग 19 से 20% मान सकते हैं आप इसको, है ना, 19-20। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको बताना है रैयतबाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, रैयतबाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड के द्वारा शुरू की गई थी। थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड के द्वारा ये शुरू की गई थी। इसमें क्या होता था, रैयत बोलते हैं किसानों को। किसान जो थे वो सीधे सरकार को टैक्स भरते थे। ठीक है, ये आप याद रखना। महालवाड़ी में क्या था कि महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी। हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी और ये भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य भारत तथा पंजाब वाले क्षेत्रों में लागू थी। इसमें पूरा गांव, महाल जो होता है उसको गांव को बोलते हैं, तो पूरा गांव टैक्स पे करता था। ठीक है, ये याद रखना। स्थायी बंदोबस्त की बात करूं तो ये उत्तर भारत में और यूपी का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र है, बिहार बंगाल का क्षेत्र है, वो यहाँ लागू थी इन क्षेत्रों में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई थी। तो ये आप याद रखना। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है इसको, जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी सिस्टम भी कहा गया है। तो हमसे पूछा यही गया था कि सबसे ज़्यादा जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो कौन सी थी भारत में, तो वो थी रैयतबाड़ी, दूसरे नंबर पे आपका महालवाड़ी और तीसरे पे आपका स्थायी बंदोबस्त। तो सही जवाब क्या होगा आपका, पहले आएगा दूसरा, फिर आएगा तीसरा, तो दूसरा, तीसरा और एक, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा यह प्रावधान करता है कि राज्य नीति निदेशक तत्वों को किसी अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन वे देश के शासन में मौलिक हैं। कौन सा आर्टिकल है कि वो कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, कौन सा आर्टिकल ये कहा गया है, तो अनुच्छेद 37 आपका सही जवाब है। आर्टिकल 37 में स्पष्ट करता है कि निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है, फिर भी ये देश में मूलभूत रूप से लागू होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। डीपीएसपी की बात करूँ तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये देते हैं। ठीक है, कल्याणकारी स्टेट की बात ये करते हैं, तो ये जरूर आप याद रखना, कल्याणकारी राज्य है। और ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिया ये आयरलैंड के संविधान से हमने लिया था, आयरलैंड के संविधान से। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो आर्टिकल 37 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता। तो लोकपाल के लिए जो समिति बनती है उसमें कौन शामिल नहीं होते, तो मैं आपको बता दूं, लोकपाल चयन समिति में भारत में जो पीएम होते हैं वो शामिल होते हैं, लोकसभा का स्पीकर शामिल होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नॉमिनेट करता है, नियुक्त करता है, ठीक है, वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन कोई भी कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल नहीं हो सकता। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। कौन कौन शामिल है, भारत का प्रधानमंत्री शामिल होता है, लोकसभा का स्पीकर शामिल होता है, विपक्ष का नेता शामिल होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है, और दूसरा आपका एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए, कोई व्यक्ति जिसको भी राष्ट्रपति उपयुक्त समझे वो इसको यहाँ पे नॉमिनेट कर सकते हैं। तो हमको यही बताना है। तो इसका सही आंसर होगा लोकपाल चयन समिति में कैबिनेट मंत्री भाग नहीं लेते। और मैं आपको बता दूं लोकपाल का विचार कहाँ से आया था, तो आप बताइएगा, स्कैंडिनेवियाई देशों से आया था, स्कैंडिनेवियाई। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कई बार, तो आप इसको याद रखिएगा। लोकपाल का विचार स्कैंडिनेवियाई देशों से आया था भारत में। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग का संबंध किस विषय से है। दोस्तों सरकारिया आयोग और जो पुंछी आयोग बना था ये दोनों ही केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा से जुड़े हुए हैं। सरकारिया आयोग 1983 में बना था और पुंछी आयोग 2007 में गठित हुआ था। ठीक है, और ये दोनों ही केंद्र और राज्य संबंधों की जो व्याख्या वो करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध की जो समीक्षा है वो इन दोनों आयोग के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, भारत की जल विद्युत परियोजनाओं को उनकी संबंधित नदियों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों आपको बताना कि कौन सा बांध किस नदी पर है। तो पहला है दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर। तो सिंपली आप याद रखो, दुल्हन जब हंसती है तो चैन मिलता है, यानी कि चिनाब नदी। सलाल, लाल दुल्हन को देखकर चैन मिलता है, तो सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है, ना कि झेलम नदी पर। ठीक है, सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। उरी
उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो आप बताइएगा कि उरी जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी झेलम नदी पर है। तो ये आपकी झेलम पर है, उरी झेलम पर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो एक ही तो सुमेलित है, दुलहस्ती वाला। ठीक है, केवल एक सही है, बाकी दोनों गलत हैं। सलाल आपकी चिनाब नदी पर है और उरी आपकी झेलम नदी पर है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, डंकन जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। दोस्तों, डंकन पैसेज की अगर हम बात करते हैं तो हिंद महासागर में स्थित एक जलडमरू मध्य है जो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। अर्थात ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है डंकन पास, और ये हिंद महासागर में स्थित है। तो ये जरूर आप याद रखना, हिंद महासागर में स्थित है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है मिनिकोय और लक्षद्वीप। मिनिकोय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है, तो ये आप याद रखना, 9 डिग्री चैनल। हमसे पूछा है डंकन पास, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, तो आपको बताना है कौन सी नहीं है। बेंगुला की धारा ठंडी धारा है, पेरू की धारा या जिसको हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है वो भी ठंडी है, ओयासियो की धारा भी ठंडी है, लेकिन अगुलहास की धारा एक गर्म जल धारा है। ठीक है, और ये हिंद महासागर में बहती है, हिंद महासागर की धारा है अगुलहास की धारा, और ये गर्म जल धारा है। आप याद रखना, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, यदि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करना चाहता है तो निम्नलिखित में से वह कौन से कदम उठाएगा। दोस्तों, अगर मार्केट में लिक्विडिटी को कम करना है तो क्या करता है, तो आरबीआई क्या है, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति की हम क्या बोलते हैं, तरलता बोलते हैं। ये पहले तो इस शब्द को जानो, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को ही तरलता कहा जाता है। तो मुद्रा की आपूर्ति घटाने के लिए आरबीआई क्या काम करता है, क्या काम करेगा, सीआरआर में वृद्धि कर देगा, है ना, सीआरआर में वृद्धि करेगा, जिससे बैंकों के पास लोन लेने के पैसा कम बचता है। क्लियर, याद रखना। तो सही जवाब क्या होगा, ये या तो सीआरआर में वृद्धि होगी या फिर एसआरआर में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, एसएलआर। ठीक है, एसएलआर में जो सांविधिक तरलता अनुपात होता है उसमें वृद्धि कर देता है, लिक्विडिटी रेशियो में वृद्धि कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखना, रेपो रेट क्या होती है, मैं आपको बता दूँ, आरबीआई बैंकों को जब शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, ठीक है, आरबीआई किसको लोन दे रहा है, बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसको रेपो रेट बोलते हैं। जिस रेट पे वो देगा वो रेपो रेट होती है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया, गिफिन वस्तुएं क्या है। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम किस प्रकार व्यवहार करता है। देखो, मांग का नियम कहता है अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है, ये कहता है ना। मांग बढ़ी तो कीमत भी क्या होगी, बढ़ने लगती है, महंगी हो जाएगी वो। लेकिन गिफिन वस्तुएं क्या है, गिफन वस्तुएं घटिया या निम्न श्रेणी की होती हैं। तो पहले तो आप याद रखने कि गिफन वस्तुएं क्या है, गिफिन वस्तुएं घटिया श्रेणी की होती हैं। दूसरी, जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात इनकी कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ जाती है। मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी, मैं आपको बता दूं दोबारा। देखो, मांग का नियम क्या कहता है, अगर किसी की मतलब मांग बढ़ रही है, किसी वस्तु की कीमत जो है, ऐसे समझो किसी वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ रही है ना। कीमत पहले एक पेन था जो 2 रुपये का मिलता था, है ना, अब वो पेन जो है वो 50 रुपये का मिल रहा है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे उसकी डिमांड कम हो जाएगी, है ना, महंगाई बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, मांग का नियम कहता है। लेकिन गिफिन वस्तुएं क्या हैं, गिफिन वस्तुएं वो वस्तु हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ जाती है। जैसे कीमत बढ़ी तो इनकी मांग भी बढ़ जाती है, घटिया श्रेणी की वस्तु होती हैं। तो मांग का नियम गिफन वस्तुओं पर लागू नहीं होता। इसके लिए सही आंसर क्या हुआ कि कीमत बढ़ने पर इन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, इनको बोलते हैं गिफन वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, जबकि गिफन वस्तुओं पर क्या नियम होता है कि इनकी जो पैसा है कीमत बढ़ने पर वो इनकी डिमांड बढ़ जाती है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, राइडर कप और वॉकर कप का संबंध किस खेल से है। तो राइडर कप और वॉकर कप की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों ही गोल्फ की प्रतियोगिता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, गोल्फ। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस के लिए होता है डेविस कप। डेविस कप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, डेविस कप। और एक आपका कनाडा कप। तो डेविस कप और कनाडा कप दोनों ही लॉन टेनिस के लिए होते हैं। बैडमिंटन के लिए आपको पहले ही मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, थॉमस कप और थॉमस कप है, और आपका उबेर कप, ये दोनों ही आपके बैडमिंटन के लिए होते हैं। अगला प्रश्न, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 किस शहर में होगा। तो 2028 के जो ओलंपिक होंगे
वो होंगे आपके लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, ये आप याद रखना। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक तारीख फ़िरोज़शाही के लेखक कौन है, जो खिलजी और तुगलक वंश के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो तारीख फ़िरोज़शाही किसने लिखी है? सही जवाब क्या होगा? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फ़िरोज़शाही और फतवा जहांदारी की रचना की, जिसमें बलबन के राज्यारोहण से लेकर फ़िरोज़शाह तुगलक के शुरुआती वर्षों का इतिहास लिखा गया है। तो सही जवाब क्या होगा? तारीख फ़िरोज़शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। अमीर खुसरो ने पहेलियाँ लिखी हिंदी में, कव्वाली का जनक इनको माना जाता है, ये आप याद रखना। इब्न बतूता ने लिखा है रेहला, रेहला। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक भवानी मंदिर के लेखक कौन थे, जिसने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को प्रेरित किया था? तो भवानी मंदिर जो पुस्तक लिखी गई दोस्तों, वो किसने लिखी? वो लिखी थी अरबिंदो घोष ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अरबिंदो घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी। बाद में उनके भाई वीरेंद्र कुमार घोष थे, और जिन्होंने रणनीतिक किताबें लिखी हैं। तो इसका सही आंसर होगा भवानी मंदिर, अरबिंदो घोष। ठीक है, यहाँ लिखा गया लाला हरदयाल, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था गदर पार्टी। तो गदर पार्टी 1913 में बनी, सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय स्थापित था। तो ये आप याद रखना। और ये इसके संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना, ये आप याद रखना। भवानी मंदिर, अरबिंदो घोष। अगला प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय दोस्तों ये आपका संघाई में है, चीन में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही जवाब क्या होगा? देखो, इसका मुख्यालय बीजिंग में है, तो ये तो आपका सही है। आगे है, भारत इस बैंक का संस्थापक सदस्य है, इसके पास चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोटिंग शेयर है। तो क्या ये बात सही है? तो मैं आपको बता दूं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय बीजिंग में है, ये तो सही है। चीन सबसे बड़ा शेयर धारक है और भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। तो इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं, एक और दो, दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अर्थात AC को DC में बदलेंगे आप किससे? उस युक्ति को कहा जाता है रेक्टिफायर या डिस्टकारी कहा जाता है, रेक्टिफायर। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगर आप AC को डायरेक्ट करंट में बदलते हैं तो इसको हम बोलेंगे रेक्टिफायर। अगर DC से AC कन्वर्ट करेंगे तब तो इन्वर्टर। DC टू AC इन्वर्टर का यूज करते हैं, जबकि AC टू DC वो आपका रेक्टिफायर होता है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक विकार है जो रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। सही जवाब क्या होगा? हीमोफीलिया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। हीमोफीलिया एक X क्रोमोसोम आनुवांशिक रोग है, जिसमें शरीर के बाहर बह रहा रक्त का थक्का नहीं बनता, और क्या होता, जब थक्का नहीं बनेगा तो छोटी सी चोट लगने पर भी आपकी बॉडी से पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। और ये सबसे पहले जो रोग देखा गया था ना, ये ब्रिटेन के जो रॉयल फैमिली है, जो राजशाही परिवार है, उसमें देखा गया था, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है, रॉयल डिजीज़। तो ये आप याद रखना, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का उपयोग आतिशबाजी में चमकीला हरा रंग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो आतिशबाजी में जो चमकीला हरा रंग आता है ना दोस्तों, वो आता है बेरियम से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बेरियम। ठीक है, याद रखना। और स्ट्रोंशियम के कारण ये रेड, स्ट्रोंशियम जो है ये रेड कलर देता है। अगर आप पटाखे फोड़ते होंगे, रॉकेट वगैरह आपने छोड़े होंगे दीपावली पे, तो जो ग्रीन कलर आता है ना उसमें बेरियम होता है, और लाल रंग के लिए स्ट्रोंशियम यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, आपको बताना है। तो शिव कुमार शर्मा ये जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं। संतूर आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी। क्लियर, याद रखना, संतूर वादन। अगला प्रश्न, बिहू असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यह साल में कितनी बार मनाया जाता है? कई बार मैंने पढ़ाया कि बिहू साल में 3 बार होता है। ठीक है, एक होता है बोहागी बिहू, बोहागी बिहू, और ये अप्रैल में होता है, अप्रैल, बोहागी बिहू अप्रैल। एक होता है काती बिहू, काती बिहू ये अक्टूबर में होता है, अक्टूबर। एक होता है आपका माघी बिहू, माघी, माघी बिहू, तो ये आपका जनवरी में होता है, जनवरी। तो ये 3 प्रकार के बिहू होते हैं असम में जो मनाए जाते हैं, आप याद रखिएगा। असम के बारे में बता दूं तो असम का एक डांस बड़ा फेमस है, सतरिया डांस। शंकर देव ने शुरू किया था सतरिया डांस। और एक है आपका असम का खेल गोपाल, खेल गोपाल डांस भी असम में है।
ठीक है। और एक तबल चोंगली डांस और आप याद रखना, तबल चुंगली डांस ये भी आपका असम का है। बुगुरुम्बा बहुत आता है आपके एग्जाम में, बुगुरुम्बा, तो बुगुरुम्बा डांस भी असम का है, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में रामसर स्थलों के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा रामसर आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा रामसर स्थल अगर हम बात करें तो वो है आपका सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सुंदरबन डेल्टा। और ये कौन सी दो नदियों के धाराओं पे बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा है, यहाँ पर ये डेल्टा बनता है। और ये इस नदी को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मेघना। तो मेघना नदी पर बनता है सुंदरबन का डेल्टा, और ये भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ठीक है, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है रामसर स्थल सुंदरबन डेल्टा। तो ये था आज का 25 प्रश्नों का सेट जिसमें मैंने आपको अभ्यास कराया और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर मुलाकात होगी आपसे सेट नंबर 10 में, तब तक के लिए थैंक यू एंड